किए 2009 के क्वेश्चन बैंक का, और अभी हम चर्चा करते हैं 2010 के क्वेश्चन बैंक का। 2010 के क्वेश्चन बैंक में अगर देखें, सबसे पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कहता है एंटेमोफिली इज पॉलिनेशन बाय। एंटेमोफिली किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है? तो एंटेमोफिली जो पॉलिनेशन होगा ना, इंसेक्ट के द्वारा कराया जाएगा, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा, कीट के द्वारा कराया जाएगा। तो एंटेमोफिली इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, किसके द्वारा होगा? देखिए इंसेक्ट के द्वारा होगा तो एंटेमोफिली। इसी से एक रिलेटेड होता है एनीमोफिली, जो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होगा। जब हवा के द्वारा पॉलिनेशन होगा तब एनीमोफिली के नाम से जाना जाएगा, लेकिन जब वही इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा तब उसे किस नाम से जाना जाता है? इंटेमोफिली के नाम से जाना जाएगा। इंटेमोफिली इंसेक्ट के द्वारा कराया जाता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा डी। पहला का आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस वॉल, ब्लॉकिंग इन रिप्रोडक्टिव डक्ट। ठीक, तो जो कॉपर टी होता है ना, कॉपर आयन को रिलीज करता है, और कॉपर आयन को रिलीज करने के बाद वह स्पर्म के मोटिलिटी को कम करवाने का काम करता है। और इसके कारण क्या होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में स्पर्म को मारे के शुरू करेगा, स्पर्म का मोटिलिटी कम हो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो जो फीमेल का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो WBC वहां पर होता है, उस ओकरा पकड़ पकड़ के मारे के शुरू करता है। कहीं ओकर शरीर के पार्ट है नहीं, मारना शुरू करेगा, मतलब खाए के शुरू करेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता, आंसर चल जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो दूसरा कैंसर अगर बात किया जाता है क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, तीसरा नंबर। तीसरा कहता है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज। मेंडल के नियम का एक्सेप्शन, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज। मेंडल के नियम का एक्सेप्शन, मेंडल के नियम के अपवाद का बात करें तो मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का नियम है। प्यूरिटी ऑफ गैमेट जो है इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, मेंडल का नियम है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मेंडल का नियम है। यह दोनों अगर बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट जो होगा, यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर में आधारित है। जब एगो कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराया गया था उसके ऊपर आधारित है। जब दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया गया तब यह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है। और इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। तो मेंडल के नियम का एक्सेप्शन है लिंकेज। मेंडल के नियम का एक्सेप्शन कौन है? लिंकेज। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मेंडल के नियम का एक्सेप्शन अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? लिंकेज हो जाएगा। कैमा क्वेश्चन था? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बात करें, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित है मतलब कि वह बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलेगा। कोनो आदमी जो संक्रमित होगा ना, ओकरा साथ जब जो है ना सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करिएगा तो बीमारी हो जाएगा, समझे? तो बीमारी को कहा जाएगा STD। इंग्लिश में STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी में यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग कौन है? ऑप्शन देखिए, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है, यह जो यौन संचारित रोग नहीं है। कोलेरा हैजा है, यह भी बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होगा, यौन संचारित रोग नहीं है। मलेरिया, यह जो है किसके कारण होगा? प्रोटोजोआ। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होगा ना, कि बैक्टीरिया के कारण होगा मलेरिया? सोचिए आप लोग। तो यहां जो है ना, यह प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। और सिफिलिस, यहां जो है STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, आरएनए में पायरिमिडीन पाया जाता है। आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है, मतलब आरएनए में कौन सा पायरिमिडीन पाया जाता है? देखिए अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल आएगा, हर हाल में आएगा। ठीक, तो कहता है कि पायरिमिडीन प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा पायरिमिडीन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। आइए बोर्ड पर हम चर्चा कर ले इस क्वेश्चन का आंसर कि आरएनए में कौन सा पायरिमिडीन पाया जाता है।
अब आरएनए में पाइरिमिडीन का बात अगर किया जाए तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन बेस का बात करें। किसका बात करें? नाइट्रोजन बेस दो तरह के होगा, एक होगा प्यूरिन और दूसरा का बात किया जाए तो होगा पाइरिमिडीन। नाइट्रोजन बेस दो तरह के, एक प्यूरिन होगा तो दूसरा का बात किया जाए पाइरिमिडीन। प्यूरिन की एग्जांपल अगर बात किया जाए तो एडेनिन, क्या होगा? एडेनिन, और क्या होगा? गुआनिन। प्यूरिन की एग्जांपल में एडेनिन और गुआनिन होगा, और पाइरिमिडीन के एग्जांपल में अगर बात किया जाए तो साइटोसिन, क्या होगा? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक, देखिए अगर बात किया जाए तो एडेनिन के लिए बड़का ए, गुआनिन के लिए बड़का जी, साइटोसिन के लिए बड़का सी, यूरेसिल के लिए बड़का यू और थाइमिन के लिए बड़का टी लिखा जाएगा। अब एकरा हम देहाती भाषा में अगर बात करें तो एकरा कहेंगे आ, एकरा कहेंगे ग, आग। मतलब जब कहेगा प्यूरिन तो आग लगा देंगे। प्यूरिन जब कहेगा ना तो क्या करना है? आग लगा देना है, प्यूरिन में आग लगा देना है। अब पाइरिमिडीन को काट देना है, प्यूरिन में आग लगाना है, पाइरिमिडीन को काट देना है। ठीक, प्यूरिन में आग लगा देंगे, पाइरिमिडीन को काट देंगे। आगे समझ में। अब बात करें डीएनए का और आरएनए का बात करें, दिख रहा होगा यहां पर लिखे हम। अब बात करें डीएनए का बात कर ले हम, और फिर बात करें किसके बारे में? आरएनए का। यहीं पर नीचे में लिख लेते हैं। नाइट्रोजन बेस का बात अगर किया जाए ना तो डीएनए के नाइट्रोजन बेस 4 गो होगा, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 गो नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा डीएनए में। आरएनए में अगर बात किया जाए तो आरएनए में भी 4 गो नाइट्रोजन बेस होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा। अब यहां पर देखिए डीएनए में अगर प्यूरिन के एग्जांपल बात करें, आग यहां भी है, आग यहां भी है, आग। मतलब डीएनए और आरएनए दोनों में प्यूरिन एक समान होता है। डीएनए का बात करें, आरएनए का बात करें, दोनों में प्यूरिन क्या होगा? एक समान होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा केवल और केवल पाइरिमिडीन में। डीएनए में एक पाइरिमिडीन यू नहीं है, यूरेसिल नहीं है, आरएनए में टी नहीं है, थाइमिन नहीं है। डीएनए में अगर बात किया जाए तो सीटी होगा और यहाँ पर सीयू होगा, साइटोसिन, थाइमिन यहाँ होगा, यहाँ पर साइटोसिन, यूरेसिल होगा। डीएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होता है, आरएनए में थाइमिन नाइट्रोजन बेस एब्सेंट होता है। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं हम। तो देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि पाइरिमिडीन प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा पाइरिमिडीन है? तो आरएनए के पाइरिमिडीन का अगर बात किया जाए तो आरएनए के पाइरिमिडीन, इधर देखिएगा यहाँ पे आरएनए के पाइरिमिडीन का बात अगर किया जाए तो यहाँ पर साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए में जो पाइरिमिडीन है साइटोसिन और यूरेसिल है। कौन है? साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पर ऑप्शन है साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो पांचवा के आंसर चला जाएगा सी, पांचवा के आंसर होगा सी। ठीक, चलिए छठा अगर बात किया जाए, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज्ड फॉर। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसके लिए नहीं यूज किया जाता है? तो किसके लिए यूज किया जाता ही जानेंगे तब ना केकरा लिए नहीं यूज किया जाती पता करेंगे। तो डिप्थीरिया के लिए, पर्सिस बीमारी जो है और टेटनस, ये तीनों के लिए ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है, लेकिन ये टाइफाइड के लिए नहीं होता है। तो इसका आंसर चला जाएगा टाइफाइड। अब कहता है कि पीसीआर विधि आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? डीएनए के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण, इम्यूनो अम्ल संश्लेषण, डीएनए संवर्धन। पीसीआर मेथड इज यूजफुल फॉर। पीसीआर मेथड जो है किसके लिए उपयोगी होता है? तो पीसीआर के बारे में अगर बात किया जाए ना तो यह डीएनए के संवर्धन में किया जाता है। तो इसका आंसर सातवां के डी चला जाएगा। अब देखिए सातवां का डी क्या होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। कहता डीएनए संवर्धन। डीएनए संवर्धन मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में कर आवर्धन, मतलब एक कह सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कर नंबर को बढ़ा देना। अब हमरा कोई हल्का सा कोई डीएनए का टुकड़ा मिल गया, ओकरा बहुत सारा कॉपी तैयार करना है। जब कॉपी तैयार करना होगा तो पीसीआर के तहत तैयार करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाएगा। पीसीआर का
का पूरा नाम होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसी का तरह छोटा सा भी डीएनए रहेगा, बहुत कम डीएनए रहेगा तो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में डीएनए को बनाया जा सकता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो कौन है? तो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 है। तो कौन नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बात किया जाए तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन नहीं है ग्रीन हाउस गैस? नाइट्रोजन। अब कहता है HIV अटैक ऑफ, ओपीटी नहीं होगा, ओपीएफ नहीं होगा, पी गलत है। ऑफ द फ्लोविंग सेल, HIV किस सेल के ऊपर में अटैक करता है? तो यह टी हेल्पर सेल, जो टी हेल्पर है ना, उसी के ऊपर में अटैक करेगा, उसी को मारने का काम करता है। अब बात किया जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बात किया जाए कि यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर के लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए फेमस है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया साल 2010 का, साल 2010 का क्वेश्चन डिस्कस हमने किया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज हमने चर्चा किया साल 2009, साल 2010 का। अगला दिन बात करेंगे 2011 के क्वेश्चन का। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करिएगा, सब कुछ अच्छा होगा।